यया विना प्रसंख्याव्या संख्या कर्तुं न शक्यते काल संख्या स्वरूपाया तस्मै देव्यो नमो नमः स्मृति शक्ति ज्ञान शक्ति बुद्धि शक्ति स्वरूपिणी प्रतिभा कल्पना शक्तिर्या च तस्यै नमो नमः। ये ब्रह्मदेव द्वारा रचित सरस्वती को दिया गया स्मृति मंत्र कहलाता है। स्मृति मंत्र का उच्चारण मैंने इसलिए किया कि आज हम साक्षात्कार लेने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति का जिन्होंने अपने जीवन में साक्षात्कार कर्ता की भूमिका अदा की है, अर्थात जिन्होंने साक्षात्कार ही लिए हैं और उसको एक कैरियर के रूप में आपने चुना है। इसके लिए स्मृति मंत्र और स्मृति संबंधित बहुत सारी बातें मुझे दादा से जाननी है और इसलिए मैंने ये मंत्र का वाचन किया। दादा प्रणाम। नमस्ते। इनका नाम है सुधीर गाडगीळ साहब। महाराष्ट्र में सुधीर गाडगीळ नाम ये साक्षात्कार का पर्यायवाची बन चुका है। आज हमारा परम सौभाग्य है कि ये इंदौर में पधारे और मैं अभय मान के इनसे अपनी टूटी फूटी भाषा में बात करना चाहता हूँ। हालांकि मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब एक हिमालय के सामने किसी चींटी ने खड़ा होना ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं लेकिन मैं पूछना ही चाहता हूँ कि अपन आते हैं एजुकेशन के ठीक अंतिम टप्पे पर। हाँ। जब आपने कैरियर चुनने का समय आ गया होगा तो अपने एजुकेशन कहाँ तक लिया शिक्षण? मैं तो कॉमर्स ग्रेजुएशन कर रहा था जी। और कॉमर्स का करने के बाद मैं SCWA करने वाला था। कॉस्टिंग मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था कॉलेज के ज़माने में जी। और मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं SCWA बन चुकूँ जी। लेकिन मुझे तो लोगों को मिलने में ज़्यादा प्रेम था और SCWA करने के बाद मैं कंपनी के टिपिकल लोगों के सिवा बाकी किसी के साथ बात नहीं कर सकता था। ओके। तो मुझे ऐसा लगा कि एक ही फील्ड है जर्नलिज्म जिसके जरिए मैं बहुत सारे लोगों के साथ बात करूंगा, जो अननोन है मुझे उनके साथ भी बात कर सकता हूं। इसीलिए मैंने ये छोड़ के टुवर्ड्स जर्नलिज्म मेरे सभी प्रयत्न शुरू हो गए। तो सर जी वो समय कौन सा था, कौन सा ईयर था? ये था 72। अच्छा। तो उस समय आपके सामने इस तरह की कैरियर को लेके आदर्श कौन हुआ करते थे? कोई भी नहीं था। वैसे तो मैं गर्व की भाषा नहीं कर रहा हूँ लेकिन हाँ। मराठी में तो टोटली एंकरिंग और इंटरव्यूइंग ये फुल टाइम प्रोफेशन करने वाला आई एम द फर्स्ट। क्या बात है, वाह वाह। तभी तो मैं पूछ रहा हूँ कि इस समय इतना धाड़स होना, मतलब एक तो परिवार का सहयोग होना। इसमें सबसे मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद की जरूरत ही नहीं क्योंकि वो मेरी प्यारी थी। हाँ। मेरी बीवी। अच्छा। मेरी बीवी पूना यूनिवर्सिटी में फिजिक्स पढ़ाती थी। अच्छा। और 1 अप्रैल 80 जी। उसके पहले दिन 31 मार्च 80 को वो यूनिवर्सिटी से घर आई और मुझे बोली बैठ, कल से नया ईयर शुरू हो रहा है इकोनॉमिकली, तो कल से नौकरी छोड़ देना, तुम्हारा पिंड नौकरी करने का नहीं है। अच्छा। तुम्हारे मन में लोगों को मिलना है, बातें करना है, बातें बढ़ाने हैं, बहुत सारे म्यूजिकल प्रोग्राम्स के इंटरव्यूज करने हैं और म्यूजिकल प्रोग्राम्स का एंकरिंग भी करना है, तो ये सब शुरू करो। मेरी नौकरी बहुत अच्छी है और हमारी फैमिली मेरे नौकरी पे अच्छी तरह से हम बीत सकते हैं। और उसका नाम था शैला। अच्छा। मेरा एक ही अलग है कि मेरी करियर बहुत बढ़ने के बाद उसके पहले ही वो यकायक चल बसी। उसको जाकर अभी 20 इयर्स हो गए। ओके। तब तो वो 45 की थी। अच्छा। और बहुत शौक था वो। अच्छा। जैसा कि अपन केवल सुनते हैं कि एक सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो इसका साक्षात्कार मुझे अभी हो रहा है इनकी बातों से, दादा से। और जैसे ही मैंने बात शुरू की तो मैं आपको ये कैमरे में तो नहीं आएगा लेकिन मैं विश्वास दिला सकता हूँ कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मतलब जिसे अपन कहते हैं ना स्पर्शानुभूति, मतलब शब्द इतने स्पर्श कर रहे हैं कि मुझे यह बात विश्वास से कहनी पड़ रही है, कहनी चाहिए कि इतने सारे लोगों की धनात्मक ऊर्जा का संचय या समुच्चय सुधीर दादा में इकट्ठा मिला हुआ है, जिसका मैं अनुभव कर रहा हूँ। ये आपकी बात थोड़ा मैं सच है ऐसे कहूँगा क्योंकि इतने सारे जो लोग, मैं एक कॉमन मध्यम वर्गीय घर का छोटा सा लड़का और बिल्कुल कॉमन घर, जिनके घर में मेरे पिताजी के पिताजी सभी पोस्ट एंड टेलीग्राफ के सिवा किधर भी नहीं गए। तो ऐसे घर में ऐसा कोई करना, ऐसा कोई वहाँ शुरू करना काम, स्टेप लेना। हाँ, तो इस
के वजह से मैं देश का ऐसा एक भी फील्ड नहीं कि जिस फील्ड के टॉप मैन को मैं मिला नहीं, और उन सभी लोगों की दुआ मेरे पीछे है, इसलिए ये अनुभूति हो रही वो है। होगा। ये आपने बहुत ही बढ़िया बात कही है। और सकारात्मक ऊर्जा, देखो हम लोग कहते हैं जब मंच पे कलाकार चढ़ता है तो कलाकार नहीं चढ़ता, उसके पीछे की परंपराएं चढ़ती है, उसके पीछे के आशीर्वाद चढ़ते हैं, और जब वो व्यक्ति लोगों से मिला हुआ होता है तो उनकी जो धनात्मक ऊर्जा उसमें एकत्रित होती है, तो ऐसे कई लोगों से मिले हुए व्यक्ति की कितनी इकट्ठी होगी, तो वो ही अनुभूति हमें भोले दादा ने बताया। तो मैं प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ कि आप जब मिलने जाते हैं तो उसके पहले क्या क्या तैयारी करते हैं? वैसे तो कल मेरा इंटरव्यू है तो मैं आज तैयारी नहीं करता जी। ये 24 आवर्स अलर्ट होना चाहिए जी। और हमेशा पढ़ता रहना चाहिए, मिलता रहना चाहिए, स्मरण शक्ति बढ़ानी चाहिए। जी। ये सभी का इस्तेमाल एक्चुअल इंटरव्यू के पहले हो जाता है। जी। वैसे तो हम हर रोज किसी न किसी फील्ड के लोगों को मिलते रहते हैं। जी। आज मैं मानके जी से मिला जी। तो हिंदी फील्ड जो गीत रामायण का है उसकी कुछ जानकारी मुझे मिल गई। जी। अगर कोई हिंदी गीत रामायण पेश करने वाला कहीं और मुझे मिल गया जी। तो मैं मानके जी के साथ किए हुए बातों का इस्तेमाल करके उसके साथ बातें शुरू करूंगा। अच्छा। लेकिन बेसिक तैयारी तो ये करनी चाहिए कि अपडेट रीडिंग और अपडेट स्मरण शक्ति बढ़ानी चाहिए, और हर रोज मैं डायरी लिखता हूँ। ओके। हाँ। ठीक। कोई भी कुछ भी पर्सनालिटी मुझे मिली, कुछ भी एक खासियत इधर उधर हो गई तो मैं रात को मेरे डायरी में उसकी नोट करता हूँ और उसके ऊपर लिखता हूँ मान के आज के डायरी के ऊपर। अच्छा। इसीलिए कि मैं समझो एक 4 बरस के बाद मानके जी से फिर मिला तो मैं आज के तारीख का कोट करके आपको अगर पूछा, आप तो 7 जनवरी को मुझे ये पूछ रहे थे ना सिर, तो मान के उसी में मेरे पूरे ग्रिप पे आ जाएंगे। क्या बात है। तो जैसा कि अब मैं चूंकि कीर्तनकार हूँ, मैं भी कीर्तन करता हूँ और यहाँ अखिल भारतीय कीर्तन प्रसारक मंडल का उपाध्यक्ष हूँ, तो मैं चूंकि चारुदत्ता आफरे वगैरह मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, आपा मार्जनी हुआ, और 40 साल मैंने कीर्तन में तबला संगत की है। तो इस वजह से मेरे साथ क्या हुआ कि मैं आप में कीर्तनकार की झलक देख रहा हूँ। अभी एक आप बोल ही रहे हैं, और तो बिना पूछे मैं एक बात बता देता हूँ कि ये सभी का बेस जो है मेरा वो मैं पुनाइट हूँ, और पूना में 3 बातें बहुत अच्छी हो गई। चारू के पिताजी गोविंद स्वामी आफरे, निजामपुर कर बुआ और कोलट कर बुआ, ऐसे 3 लोगों के कीर्तन प्रवचन मैं हमेशा सुनता था मेरे शालेय दिन में। मेरी ग्रैंड माँ मुझे लेके जाती थी और वो सुनते सुनते मेरे मन में क्या आ गया कि करेक्ट शब्द का प्रयोग, प्रेजेंटेशन और अपने वाणी को एक नाद होता है, वो नाद, ये अगर तीनों बातें ध्यान से करें तो किसी भी आदमी सामने हो, किसी भी तरह के आदमी सामने हो, हम उन पर असर कर सकते हैं। क्या बात है। तो ये कीर्तन परंपरा का मुझ पर दुआई है उसकी। और उसके साथ साथ आचार्य प्रहलाद के अत्रे जी से लेकर नासी फड़के तक और दत्तो मामन पोदार पूना के एक बार यूनिवर्सिटी के कुलगुरु थे, उनसे लेकर बहुत सारे श्रीपाद अमृत डांगे कम्युनिस्ट पक्ष के, या जॉर्ज फर्नांडिस एसपी के, या ऐसे बहुत सारे सभी पक्षों के सभी नेताओं का जो लेक्चर्स थे, तो पूना तो लेक्चर का सभी का एक बेस था। वहां मैं सुनते सुनते बड़ा हो गया। उसकी वजह से बोलना कैसा चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, ये भी मैं मेरे स्कूल डेज में ही अच्छी तरह से समझ गया। बहुत बढ़िया। हिंदी भाषियों को जिन्होंने नाम लिए, गोविंद स्वामी आफरे जिन्हें कीर्तन सम्राट कहते थे, और कोलटकर हुआ, निजामपुरकर हुआ, मैंने उनके साथ 1 महीना तबला संगीत की है निजामपुरकर हुआ के साथ। और कोलटकर हुआ हुए तो कैलाश जीवन, और उसमें मैं आपको थोड़ा सा एक मोरपंथ का एक आर्या कहकर मैं अपनी आगे बात बढ़ाता हूँ। तुझिया कीर्ती श्रवण करावी, शक्य नसे ते या दुकानी, म्हणून दे देवराया मज सहस्त्र ते दुकानी। वाह देवा, तुझी कीर्ती मला श्रवण करायला हे 2 कान मी पडतात कान, म्हणून मला अनेक कान, सहस्त्र कान तू द्यावे। तो जैसे कि सुधीर जी ने बताया कि इनका कान इनका गुरु है, बिल्कुल, और इनका गुरु कान होने की वजह से स्मृति शक्ति पे जाने का जो माध्यम रहा वो इनका कान रहा। और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई वाणी चातुर्य की, कि जैसे 2 शब्द अपन बोलते हैं
तो महत्वपूर्ण दो शब्द नहीं है, उनके बीच का पॉज, अंतर महत्वपूर्ण है। जो मैंने इनके अभी आते आते 2-4 इनके इंटरव्यू देखते हुए और शब्द फेक और उसके पीछे एक हमारा जो गायत्री मंत्र है, जो कि मैं युवाओं के लिए हमेशा कहता हूँ कि गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। प्रति 1000वें श्लोक की शुरुआत गायत्री मंत्र के पहले अक्षर से हुई है। ओम से पहले 1000, दूसरे 1000। खड़े में गायत्री मंत्र पढ़ा जाए तो आड़े में वाल्मीकि रामायण पढ़ी जाती है। इसका मतलब एक बार गायत्री मंत्र पढ़ने पर आपको ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब देखो, आप इनकी बात बिल्कुल सामान्य बात सुन रहे हैं, लेकिन जब यही बात माइक पे सुनेंगे तो इनका जो भो का उच्चारण आपको सुनाई देगा या भव का उच्चारण सुनाई देगा, वो कई गुना ज्यादा इको होता हुआ लोगों तक पहुंचेगा, जिसको कहते हैं काळजाला भिन्न, मराठी में हमारे एक शब्द है। तो अब मैं अपने मूल मुद्दे पे आता हूँ कि आपने साक्षात्कारों की सूची पे आप तय करते हैं कि कोई आयोजक तय करते हैं? यानी किनका इंटरव्यू करना है ये जी। पहले तो मैं चूज करता था क्योंकि मुझे म्यूजिक में इंटरेस्ट था, तो मैंने म्यूजिकल में 3 जनरेशन के हस्तियों के साथ बात की, यानी ज्योत्सना भोळे, हीराबाई बड़ौदेकर, सरस्वती राणी, जयमाला शिलेदार, हाँ, भीमसेन जोशी, वसंतराव देशपांडे, ऐसे एक पीढ़ी, एक जनरेशन। और उसके बाद उधर से लेकर लता, यानी लता शिलेदारों की 3rd जनरेशन तक, एक और सिनेमा के लाइन में लता जी और आशा जी के इंटरव्यूज मैंने किए। ये तो सब मैंने मेरे खुद के मन की सबसे प्यारी बात है संगीत, अच्छा, इसीलिए उनका मैंने चूज किया। और बाद में मैंने ये प्रोफेशन शुरू करने के बाद बहुत सारे संस्थाओं के तरफ से या किसी डायरेक्ट लोगों की तरफ से आप मेरा इंटरव्यू ले लेंगे, ऐसे मुझे पूछने लगे और मैं हाँ कहता गया। यानी कि शरद पवार जी का 16 बार, आशा जी का 29th बार, और बाला साहेब ठाकरे जी का 12 बार। अच्छा, इतनी बार एक ही व्यक्ति का इंटरव्यू हम खुद जाके नहीं बोल सकते, मैं करूँ। सही बात बोल रहे हो। तो देखो, व्यक्ति भी है और इंटरव्यू लेने वाला भी है, लेकिन उसके विषय कितने भिन्न भिन्न रहे। आप इनका इंटरव्यू आशा जी का लिया हुआ आप देखेंगे तो आशा जी इनके सामने भाव विहल हो गई है। मतलब जब वो आशा जी अपनी बात कुछ कह रही है, और हाँ, एक मेरा अच्छा प्रश्न हो रहा है कि ऐसे कुछ प्रश्न होते होंगे जो पूछे जाने चाहिए लेकिन उनका उत्तर वो नहीं दे सकते। हाँ, एक बात मैं बता सकता हूँ, शरद पवार जी का मैंने 16 बार इंटरव्यू किया। जब उनके शादी को 50 साल पूरे हो गए 2017, अभी 3 बरस पहले, 4 बरस पहले, तो उसी दिन प्रतिभा जी यानी कि शरद राव पवार जी की पत्नी, जो कभी भी फोकस में नहीं आती, बहुत सीधी सादी, तो वो उस दिन उनके साथ थी। और मैं हमेशा कुछ इंटरव्यू करना हो तो स्टेज पे मुझे बुलाया गया कि आज 50 इयर्स पूरे कर रहे हैं शादी के, और करियर के तो बहुत सारे, तो इनके साथ अभी आज बात कीजिए, आज इस लाइन पे बात कीजिए। तो मैं बोला किस लाइन पे करना है वो मैं तय करूंगा, लेकिन बात करूंगा। और मैंने शरद पवार जी से पूछा कि शुरू करें, तो वो बोले कि प्रतिभा माझ्या बरोबर आहे आणि आमच्या लग्नाला 50 वर्ष होत आहे, तर तिलाच पहिला प्रश्न विचार। हाँ, क्या बात है। अच्छा। तो मैंने उनको डायरेक्टली पूछा प्रतिभा जी को कि प्रतिभाताई, 50 वर्षात एकदा तरी यांच्या चेहऱ्याकडे बघून त्यांच्या मनात काय चाललंय ते कळलंय का? वाह वाह वाह, इसको तालियां बरस हो गई बहुत सारी। और वो बोले माइक इधर लाओ, इस पर कुछ नहीं बोलेगा। देखो, इस पर मुझे याद आया, हमारे समर्थ रामदास जी का एक श्लोक है, मना सारी सुंदर आती अनन्या। किती पण सुंदर बायको असली तरी मनासारखी असली पाहिजे। वो जैसे उन्होंने प्रश्न जो पूछा वो मतलब मर्म पर हाथ रखने वाला था। तो मेरा प्रश्न थोड़ा सा मैं और बताना ऐसा मतलब चाहता हूँ कि ऐसे कुछ प्रश्न होते होंगे जिनका सामने वाला उत्तर नहीं दे सकता सीधे सीधे। राजनीतिक क्षेत्र में तो बहुत अनुभव आते होंगे आपको, तो वो उस समय आप उनको कैसे संभालते हो? नहीं, बात तो ऐसी होती है कि मैं किसी के साथ भी बातें करते वक्त इसको कुछ कठिनाइयां पैदा करे ऐसे मेरे मन में ही होता नहीं कभी भी। इसलिए मेरे प्रश्न का स्वरूप जो है वो बहुत अच्छी तरीके से होता है कि यानी प्योर पॉलिटिक्स में आप पैसे कमा सकते हैं या पॉलिटिक्स के साथ साथ कुछ व्यवसाय भी करना पड़ता है।
ऐसे कुछ लोगों को मैं सवाल पूछता हूँ, गायकों को मैं सवाल पूछता हूँ कि गाते गाते आपने खुद ही अपने प्रोग्राम शुरू किए या किसी ने आपको आमंत्रित करके आप कीजिए ऐसा बता दिया? जी, इसमें से उनकी सभी विचारधारा समझ सकते हैं ना? बिल्कुल समझते हैं। अच्छा, जैसे आप बहुत अपने बाबा साहब पुरंदरे साहब के भी मेरे ख्याल से वो रहा। मैंने 20 बार उनका इंटरव्यू किया और लास्ट इंटरव्यू उनके 100 जब शुरू हो गई, जाने के पहले 15 दिन, तो उस दिन मैंने उनका इंटरव्यू किया। मैं जब उनके घर में पहुंचा तो 100 ईयर वाले बाबा से पुरंदरे अंदर से आ गए, अरे या सुधीर राव या। मैंने बोला दादा हमें ऐसे मत कहो, सुधीर कहो खाली। नहीं, किसी ने भी किसी के भी साथ बर्ताव करते वक्त, बातें करते वक्त आदर से करना चाहिए, वो अच्छा रहता है। और बाद में उनका इतना स्मरण था कि वो बहुत सारी बातें बोलने लगे मेरे साथ। उनका उसके पहले मैं बहुत बार इंटरव्यू किया था जी। तो उनका स्मरण बहुत अच्छा है बाबा साहेब पुरंदरे जी का। मैंने उनको जब पूछा कि आप पब्लिकेशन लाइन में आना चाहते थे ना, मानुस नाम का साप्ताहिक था, वीकली था, जिसका राजवंश प्रकाशन है, ये राजवंश प्रकाशन और ये मानुस, ये बाबा साहेब पुरंदरे जी ने शुरू किया है। अच्छा। और उनकी जो पत्नी, वो उसका भाई वो थे श्रीगम आसगांवकर, एडिटर मानुस। ओके। मुझे एक और प्रश्न है कि मैं आपसे बातें करते हुए देख रहा हूँ कि आपकी आयु मुझे लगता है कि 65-70 के आसपास। 72 रनिंग 72। हाँ, तो अब आप एक अनुभव संपन्न साक्षात्कारकर्ता से मिल रहे हैं जो कि केवल आंखों से पहचान सकता है कि आदमी क्या है। इतना क्यों कई लोगों से मिले उसके बाद भी, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप व्यक्तिगत किसी बुद्धिमान व्यक्ति से मिलते हैं तो निश्चित ही आपके बनाए हुए प्रश्नों को आप बदल देते होंगे जो आपने सोच के रखे होंगे। मैं वैसे तो क्या है, जब उस व्यक्ति को मिलता नहीं है तब तक मैं सवाल फाइनल करता ही नहीं। अच्छा। इनके पास क्या लेना है और लोगों को क्या चाहिए, इतना ही मन में रखता हूँ। अच्छा। और स्टार्ट प्रश्नों जो होता है वो उसी वक्त उसी क्षण शुरू हो जाता है। ओके। मराठी में अच्छी तरह से बात कर सकता हूँ, किसी भी भाषा में कर सकता हूँ, मन में अपने अच्छा होना चाहिए कि इसके पास से ये लेना है। राखावी बहुतांची अंतरे जो इनका मूल सूत्र रहा है। और दूसरा, अत्यंत विनयशील व्यक्ति, विद्या विनयन शुभते, विदेशेषु धनम विद्या, व्यसनेषु धनम मति, परलोके धनम धर्मः, शीलम सर्वत्र ही धनम। मैं बड़ा संकोच में था, मेरा कुछ इंटरव्यू लेने का था भी नहीं। मैं ढमरे साहब के पास गया इनसे मिलने के लिए, तो ढमरे साहब के मुँह से अचानक निकल गया कि इनको आपका साक्षात्कार लेना है। अब मैं भी हाँ बोल गया क्योंकि मेरी आज इच्छा ये थी कि आज मूल मंच पर आपका लिया जाए, क्योंकि वो और अच्छा बन पड़ता। क्योंकि ताई सामने थी, सुमित्रा ताई, और तो मैंने बोला भी था इनको, लेकिन वो खैर योग नहीं बना। आज और अच्छा योग था कि बिल्कुल ही पास में बैठ के आपका सुना जाए। अब इस क्षेत्र में जो नई पीढ़ी आ रही है, अपन मुद्दे की बात है, क्योंकि सेतु बंधन का अर्थ होता है हमारी परंपराओं को युवाओं तक हस्तांतरित करना, क्योंकि आज मी पण माझ्या नंतर काय। तो इस समय आपको यदि किसी साक्षात्कार लेने वाले का नाम पूछा जाए कि तो आप किनको सजेस्ट कर सकते हैं कि ये अच्छे लग रहे हैं? वैसे तो क्या है, मैं हर महीने में महाराष्ट्र में इंटरव्यू टेक्निक और निवेदन क्षेत्र, इसमें वर्कशॉप लेता हूँ। अच्छा। और हर महीने में मेरे कम से कम 10 तो अच्छे स्टूडेंट होते रहते हैं जी। उनका नाम मैं बहुत सारे लोगों को बताता हूँ कि मेरा भी 70 ओवर हो गया जी। आप इन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाइए, इन्हें निवेदन के लिए बुलाइए। तो 2-4 नाम अगर आपको याद हो तो। एक तो धनश्री लेले नाम की बहुत अच्छी अनाउंसमेंट करने वाली कॉम्पियर है, थाना की है। उसकी एक ही बात है कि वो भाषा प्रभुत्व है, उसको संस्कृत से लेकर सभी भाषाओं में अच्छी तरह से बात कर सकती है। उसको थोड़ा जर्नलिज्म की ओर लेके गया तो किसी का भी इंटरव्यू वो कर सकेगी, क्योंकि किसी का भी इंटरव्यू करने के लिए जर्नलिस्टिक अप्रोच होना ही चाहिए। डाटा कलेक्शन उसी के जरिए हम कर सकते हैं, और थोड़ा सामने वालों के साथ बातें करते वक्त अपना एक होल्ड जर्नलिज्म में आने के बाद ही होता है। तो वो अगर हो गया तो वो बहुत सुपर हिट हो जाएगी। वो प्रवचनकार बहुत अच्छी है हमारे यहाँ, इसीलिए भाषा में और धार्मिक फील्ड में अच्छी है। धार्मिक अच्छी, तो बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि जर्नलिज्म मतलब डाटा कलेक्शन और उसको अपडेट करते रहना।
अपडेट करते रहना। और किसी के बारे में वो पद से, पैसों से, लोकप्रियता से, किसी से भी कितना भी बड़ा हो, नम्रता तो रखनी चाहिए, लेकिन उसके लोकप्रियता या पैसा या ऐसी कोई बातों से हम झुकने नहीं चाहिए। ये जर्नलिज्म सिखाता है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया दादा ने बात कही। अब मैं थोड़ा सा आता हूँ कि आप अपने श्वास पर नियंत्रण के लिए, क्योंकि मैं खुद इंटरव्यू 2-4 भी ले चुका हूँ, मुझे अच्छी तरह पता है कि श्वास पे नियंत्रण अपने शब्दों को बाहर निकालने में बहुत मदद करता है, सबसे ज्यादा। ठीक है, तो मेरा पूछना है कि सुबह प्राणायाम वगैरह के कुछ आप तरीके करते हैं? मैं प्राणायाम तो करता ही हूँ, लेकिन उसके सिवा हर रोज सुबह 6 से लेकर 7 तक 1 घंटा मैं फास्ट वॉकिंग 1 घंटा तक करता रहता हूँ हर रोज। अच्छा, आज भी प्रतिदिन? हाँ, प्रतिदिन। आज मुझे 5:30 को एयरपोर्ट आना था, तो आज मैं 4:30 को चलने के लिए गया। चलने के लिए गया। हाँ, इसमें कुछ भी कारण नहीं बताना, ये करना ही चाहिए, क्योंकि अब ये करना चाहिए और अपना ये फिट रखना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के सामने जाते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, कभी आपको नाटक करने की इच्छा नहीं हुई? क्योंकि आपका तो थोड़ा अभिनय देख रहा हूँ। कॉलेज में मैं 4 बरस नाटक सेक्रेटरी था, नाटक किया था, प्राइजेस मिले थे, सभी प्राइजेस मिले थे। बाद में मैंने नाना पाटेकर के साथ थिएटर एकेडमी किया, भाऊ मुरारराव नाम का एक नाटक मुझे तेंदुलकर जी का, उसमें काम किया था, लेकिन मुझे टाइमिंग नहीं सूट हो रहा था, क्योंकि जर्नलिज्म में और इसी तरीके का जो मैं प्रोफेशन चुना है उसमें रेगुलरिटी में उस लाइन में नहीं कर सकता था, इसीलिए छोड़ दिया। लेकिन करूँगा कभी आगे। अच्छा, नाटक से ज़्यादा मैं फिल्म में काम करूँगा। बहुत बढ़िया। अभी तो 72 है। अभी तो 72 है। वाह वाह वाह। तो अब एक जाते जाते बड़ा अच्छा मेरे मन में प्रश्न है कि ऐसा साक्षात्कार जो आपका रह गया, ऐसा कोई व्यक्ति आपके मन की इच्छा? वीर सावरकर। सावरकर जी को मैंने सामने जाकर इधर तक जाकर देखा था जी, लेकिन उस समय मेरी ये जर्नलिज्म की कुछ भी उसका आरंभ नहीं हो गया था, उसकी वजह से मैं बोल नहीं सका, और आदर बहुत था इसीलिए नहीं बोल सका। लेकिन उनका इंटरव्यू करना मिलता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। उन्होंने जो नाम लिया वो क्रांतिकारियों के कुल दैवत कहलाते हैं। नहीं, सबसे उससे ज़्यादा क्रांतिकारियों के वगैरह वगैरह ये बड़ी बड़ी बातें होती है। मैं जिन्होंने कारावास उनका हो गया उधर जाकर देखा है। हम लॉकडाउन नहीं, ये कोरोना के पीरियड में 2 दिन घर में नहीं बैठ सकते थे, और वो कहाँ बैठे थे? अंडमान। हाँ, अंडमान। और उधर जाकर खाली बैठे नहीं, उन्होंने कविता प्रेजेंट की, अपने वॉल पे लिखी। ऐसे साक्षात्कारी पुरुष का तो एक्सपीरियंस हमें मिलना ही चाहिए। किस तरीके से सोचते हैं वो, आपको कभी दुख महसूस नहीं होता? लोगों किसी को मिलते हैं तो उसके बारे में आपके मन में पहले क्या विचार आते हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल जो मेरे मन में किसी को देखने के बाद आते हैं, वो मैं उनको पूछने वाला था। वाह वाह वाह। तो क्योंकि ये अपना एक क्या बोलते हैं गाइडलाइन होती है ना जी। तो इस पर मुझे एक शेर याद आ रहा है। हम तो समझते थे हम ही आपके चाहने वालों में हैं, हम तो समझते थे हम ही आपके चाहने वालों में हैं, पर आपके चाहने वालों का तो काफिला निकला। दिल ने कहा कर शिकायत खुदा से, जाकर देखा तो वो भी आपके चाहने वालों में निकला। तो स्वतंत्रवीर सावरकर की चाह आपके मन में इस बात को लेकर रह गई कि आप साक्षात्कार होने के यदि वो पुनर्जन्म आपको मिले तो आप उसके साक्षात्कार की तमन्ना रखते हैं? हाँ, पुनर्जन्म मिलता है नहीं मिलता है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अभी मैं कल किसी इस तरीके का इतना इंसान मिल गया तो उसका इंटरव्यू कभी भी करूंगा मैं। वाह। सिर्फ ऐसा कि आपको गाने की इच्छा कभी रही, या गाया आपने कभी? गाया नहीं, क्योंकि मैं गाने के बाद लोग उठ जाएंगे, मैं 100% समझ सकता हूँ, इसलिए गाया नहीं। लेकिन गाने का बहुत मुझे प्रेम है, गाना सुना है बहुत, और बहुत बड़े बड़े एक अभी एक बरस भी नहीं, 6 महीने पहले लता जी के यहाँ मैं गया था, और मेरे साथ उद्धव ठाकरे जी थे, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर। तो दीदी के सामने जाने के बाद बात क्या करें शुरू, ये प्रश्न होने पड़ा। तो उन्होंने बता दिया कि दीदी सुधीर को
फोन करने के बाद तुम्हारी याद आती है। दीदी बोली सुधीर को फोन करने के बाद मेरी याद कैसे? वो बोले सुधीर का फोन मैं जब करता हूँ ना तो उसके रिंगटोन जो है वो आपने गाया हुआ मदन मोहन का गीत है। वो बोली हाँ मदनला त्याची मूळ चीज मीच सांगितली होती असं म्हणून ॲट दिस एज 91 उसने हमारे दोनों के ही सामने मदन मोहन के गीत की ओरिजिनल चीज हमारे सामने पेश की। इससे ज़्यादा क्या सौभाग्य हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और मैं आपसे कुछ जानकारी प्राप्त कर पाया, कुछ सीखा और निश्चित ही युवा पीढ़ी के लिए एक स्पष्ट वक्ता, आदर्श व्यक्ति, साक्षात्कारकर्ता के रूप में आज आप मिले। उनका नाम है सुधीर गाडगीळ साहब। बहुत बहुत धन्यवाद मानके जी।